हाँ, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और पदार्थ किसे कहते हैं। तो आज हम लोग यह जानेंगे कि पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं या जो पदार्थ हैं वह किन छोटे-छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए पदार्थ में कल हम लोगों ने बात कर ही लिया था कि पदार्थ जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अब यह जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वह किससे मिलकर के बनी हुई है। कोई भी वस्तु है तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। अब यह छोटे कण अगर पदार्थ को हम लोग बहुत छोटा करते हुए चले जाएं तो वह सबसे छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हों उसको हम लोग अणु कहते हैं। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हों उसको अणु कहते हैं। और यदि इससे भी छोटा कर दिया जाए, मतलब इतना सूक्ष्म कर दिया जाए, इतना छोटा कर दिया जाए कि जिसमें पदार्थ के गुण उपस्थित ना हो, या तो ये कहा जाए कि जो मुक्त अवस्था में ही ना रह सके। जब मुक्त अवस्था में ना रह सकेगा तो फिर गुण की कोई बात ही नहीं होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि अणु से भी छोटा किया जा सकता है किसी पदार्थ के कण को, और जब अणु से छोटा कर दिया जाता है तो वह बन जाता है परमाणु। और परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। जब मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता तो फिर भाई गुणधर्म की कोई बात ही नहीं होती। तो अणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हों। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक, जबकि यह मुक्त अवस्था में रह सकता है। देखिए कोई भी पदार्थ होगा अगर उसको हम बहुत छोटा करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? अणु बनेगा। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो मुक्त अवस्था में रह सकता है तथा पदार्थ के सभी गुण उसमें उपस्थित होते हैं। अगर अणु से भी छोटा कर दिया जाए तो परमाणु बन जाता है, और परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। तो परमाणु जब मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता तो किस अवस्था में रहता है भाई? परमाणु रहता है संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का क्या मतलब है? कम से कम दो परमाणु एक साथ जब आ जाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त अवस्था, यानी कि जुड़ा हुआ। एक जब दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ मिल जाते हैं तो उनका आकार बड़ा होकर के अणु हो जाता है और वो मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। तो परमाणु कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रहते, यह संयुक्त अवस्था में रहते हैं, और जैसे ही यह संयुक्त होते हैं वैसे क्या कहलाने लगता है? अणु कहलाने लगता है। यानी जब परमाणु अपने रूप में होता है, अपनी अवस्था में होता है, तो वह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। तो एक बात तो हम लोगों के समझ में आ गई कि जो अणु है यह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना है, कि दो परमाणु जुड़े और अणु का निर्माण हो गया। लेकिन जो परमाणु है यह किससे मिलकर के बना है? तो परमाणु भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। इनको जो है मूल कण भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। फिलहाल आप लोगों का एक चैप्टर है परमाणु की संरचना, जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो बाकी और डिटेल में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो कि जो परमाणु होता है उसका आकार गोलाकार होता है और उसके बीच में एक सूक्ष्म नाभिक होता है, और नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संरचना होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु।
परमाणु उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो किसी परमाणु में जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होते हैं, इसलिए परमाणु कैसा होता है भाई? उदासीन होता है। ठीक, ये तो रही सामान्य बात कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, जो मुक्त अवस्था में रह सकता है। लेकिन अणु से भी छोटा किया जाए तो वह परमाणु हो जाता है। वह इतना छोटा हो जाता है कि वह मुक्त अवस्था में नहीं रहता। वह किस अवस्था में रहता है? संयुक्त अवस्था में। और जैसे ही दो परमाणु मिलकर के संयुक्त होंगे, तुरंत क्या कहलाने लगेंगे? अणु कहलाने लगेंगे। तो परमाणु, अणु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जबकि परमाणु किससे मिलकर के बना है? तो परमाणु भाई इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। परमाणु की संरचना कुछ इस तरीके से हो गई, जिसके बीच में यानी केंद्र में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसको हम लोग कहते हैं नाभिक। यानी कि अब आपसे पूछा जाए कि भाई नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है और इन तीनों को मिला करके जो संरचना बनती है वह बनती है परमाणु की। तो हम लोग यह पढ़ना शुरू करें हैं कि भाई पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना है, उनमें क्या व्यवस्था होती है, इसको हमको समझना है। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि जो सबसे छोटे कण है वो कौन है। तो पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग है वह अणु है, जो मुक्त अवस्था में रहने वाला है। परमाणु, जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। और परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो यह हो गई एक प्रकार से हम लोगों की आउटलाइन कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं और ये किससे मिलकर के बने हुए होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो पदार्थ है यह जब अणुओं से मिलकर के या परमाणुओं से मिलकर के बनता है तो इसमें क्या संरचना होती है जिसके कारण उसको एक आकार मिलता है या हमको दिखाई देने लगता है। क्योंकि न तो अणु दिखाई देता है न तो परमाणु दिखाई देता है। भाई जब ये अकेले हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो यह दिखने लगते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे लोहे का कोई टुकड़ा ही है, तो इसके जो कण होंगे, भाई लोहा परमाणुओं से मिलकर के लोहे के परमाणु आपस में जुड़ करके बड़े लोहे का निर्माण करते हैं। या कोई भी पदार्थ है वह अपने कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। यौगिक है तो अणु से मिलकर के बना होगा और तत्व है तो परमाणु से मिलकर के बना होगा। अभी इनकी डिफिनेशन समझाएंगे आगे तो समझ में आएगी चीजें। यह मान लीजिए अगर यह किसी यौगिक की बात करी जाएगी तो जो गोल बनाया गया है आकृति, यह हो जाएगा अणु। और जब किसी तत्व की बात करी जाएगी तो इस गोल आकृति को हम लोग परमाणु कर देंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे इसको कण नाम से पढ़ें ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब ये तत्व रहेगा तो ये परमाणु कहलाने लगेगा और जब यौगिक रहेगा तो अणु कहलाने लगेगा। इसलिए हम सामूहिक रूप से इसको क्या नाम देते हैं? कण। कि वह सूक्ष्म भाग जिससे कोई पदार्थ मिलकर के बना होता है। अब ये एक दूसरे के साथ रहते कैसे हैं? जितने भी पदार्थ होते हैं वह अणु या परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। मिल के बने होते हैं परमाणु से, लेकिन दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाने लगते हैं? अणु कहलाने लगते हैं। तो भाई सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं भाई? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कितना ही बड़े पदार्थ हो, जैसे लोहे का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, सोने का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, चांदी का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, लेकिन वह उसकी जो सूक्ष्मतम संरचना होगी वो बहुत ही सूक्ष्म होगी और वे जो है सूक्ष्म कण होंगे और इन्हीं सूक्ष्म कणों से मिल करके पदार्थ बने होते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो सूक्ष्म कण आपस में मिलते हैं, क्या बहुत ज्यादा घने होते हैं या बहुत ज्यादा विरल होते हैं? अर्थात
बहुत दूर दूर होते हैं या बहुत नजदीक में होते हैं। तो कोई भी पदार्थ होगा, चूंकि परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, और जब परमाणु का आकार गोलाकार है तो किसी भी गोल वस्तु को किसी स्थान पे रखा जाएगा तो उनके बीच में कुछ न कुछ स्थान अवश्य रहेगा। आई बात समझ में? कि अगर चार गोली या चार फुटबॉल की गेंद को हम पास पास रखें तो इसके बीच में खाली स्थान अवश्य रहेगा, चाहे उसको हम किसी भी तरीके से रखने का प्रयास करें। तो भाई पहला तो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना था। दूसरी बात करें तो इनके कणों के मध्य में अंतर आणविक स्थान होता है। अंतर आणविक स्थान होता है। ठीक। अभी जितना हम लिख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं बहुत छोटा है तो कमेंट करिएगा, इसको और बड़ा लिखना शुरू कर देंगे। ठीक। तो देखिए, कण जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके मध्य में अंतर आणविक स्थान रहता है, यानी कि अणुओं के मध्य में कुछ स्थान बचता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं या अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। अगर हम तीसरी बात करें तो इनमें जो है, इन कणों में निरंतर गति होती रहती है। इन कणों में क्या होती रहती है, निरंतर गति होती रहती है। गति क्यों होती रहती है भाई, क्योंकि इसमें ऊर्जा होती है, द्रव्यमान है। तो ये जो कण है इसमें क्या होती रहती है, निरंतर गति होती रहती है। पहला तो ये सूक्ष्म कणों से मिलकर के बन गए, जब सूक्ष्म कण आपस में जुड़े तो बीच में कुछ न कुछ स्थान रहा। और तीसरी बात ये रही कि इनके कणों में हमेशा गति होती रहती है। अब ये जो गति हो रही है, देखिए यहाँ पे बहुत सघन है, बहुत नजदीक नजदीक है, तो अभी गति करके जाएंगे कहाँ? जब पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं लेकिन उनमें गतिशीलता है, कणों में गतिशीलता होती है, गति नहीं कर सकते हैं तो अपने स्थान पर कंपन ही कर लेंगे। लेकिन इनको तनिक भी स्थान ज्यादा मिला तो फिर ये गति करना आरंभ कर देते हैं। तो निरंतर गति होती है। एक पॉइंट की और बात करें तो इनके मध्य में आकर्षण बल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन कणों के मध्य में आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल इन दो को या अपने पास के कणों को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार होता है भाई। जब तक जो है इनमें आकर्षण बल नहीं होगा तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम एक लोहे का टुकड़ा ले रहे हैं तो क्या वह ऐसे मिट्टी की तरह अलग अलग हो जाता है? नहीं, बंधा हुआ होता। और ये जो बंधे होने के पीछे कारण है वह इनके मध्य का आकर्षण बल है। ठीक। या तो इसको हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल कह लें या आकर्षण बल कह लें। अंतर आणविक आकर्षण बल यानी कि इन अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जिसके कारण वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, आकर्षण बल या अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ये हो गई पदार्थ की संरचना। जैसे पदार्थ है, यह सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है और इन सूक्ष्म कणों के मध्य कुछ खाली स्थान होते हैं जिनको अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो पहला हो गया सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने, दूसरा इनके मध्य में स्थान है, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, अंतर आणविक स्थान कह लेंगे। और इन कणों में निरंतर गति होती रहती है, यानी कि ये कण हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने जो संरचना बनाई थी उसमें कण बहुत पास पास थे तो इनमें गति संभव नहीं थी, लेकिन ऊर्जा तो है। जब ये ऊर्जा है तो अपने स्थान पर एक कंपन कर लेते हैं। जबकि ये जो दूसरी संरचना बनाए हैं, देखिए इसमें काफी जगह है, काफी अंतराणविक स्थान है। तो यह जो है
एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। यह संरचना ठोस पदार्थों में होती है और यह संरचना द्रव पदार्थों में होती है। अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसके अणु या उसके कण एकदम से पास पास होते हैं, इसीलिए तो वह कठोर होता है, इसीलिए तो वह उसका आकार एकदम से निश्चित होता है। जबकि द्रव है, द्रव के अणु जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में अंतराणविक स्थान अधिक होता है। और आकर्षण बल, इनमें आकर्षण बल देखिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये पास पास में है तो आकर्षण बल ही तो इनको पास पास बांधे रख रहा है, जबकि ये दूर है क्योंकि इनमें आकर्षण बल क्या है, कम है। तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर द्रव के रेस्पेक्ट में हम कहें तो अपने तल के भीतर ही यह गति करते हुए रहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि जो पदार्थ हैं उनमें चार लक्षण है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, और ये जो सूक्ष्म कण हैं इनके मध्य में कुछ न कुछ स्थान अवश्य होता है जिसको अंतराणविक स्थान कहते हैं। और जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं वे निरंतर गति करते रहते हैं, और इन सूक्ष्म कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। जब हम लोग ठोस द्रव गैस को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पे बात होगी कि ये जो आकर्षण बल है ठोस में अधिक होता है कि द्रव में अधिक होता है कि गैस में अधिक होता है, या इन चारों के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करी जाएगी। तो इतना तो समझ में आ गया ना भाई कि पदार्थ जो है उसकी संरचना क्या होती है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, और सूक्ष्म कण इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि उनके मध्य में कुछ खाली स्थान होता है, और इन कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, यानी एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इनमें निरंतर गति भी होती रहती है। इनको जितना स्थान मिल जाता है वह पदार्थ की अवस्था के आधार पर गति करते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांट करके पढ़ लें कि पदार्थ हमारे लिए आसान हो जाए। देखिए, जैसे पदार्थ को हम लोग, यह है पदार्थ, अगर हम लोग पदार्थ की बात करें तो अगर इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर देखें, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, ये देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। भाई रासायनिक अवस्था के आधार पर, ठीक। भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो जो पदार्थ होते हैं इनमें ठोस पदार्थ है, इसमें द्रव पदार्थ है, और गैस पदार्थ है। ये तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन भौतिक अवस्थाएं जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो प्लाज्मा अवस्था होती है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था होती है जिसको बीईसी कहते हैं। कुल 5 अवस्थाएं ठोस की अभी तक ज्ञात हैं, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इन दोनों को अभी हमको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में पहले सिलेबस में था लेकिन अब इसको हटा दिया गया प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। अभी हम लोगों को कौन कौन सा पढ़ना है, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, ये होते क्या है। अब रासायनिक अवस्था के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरे को हम लोग विलयन कह सकते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरे को विलयन कह सकते हैं। विलयन दो प्रकार के होते हैं,
एक को हम लोग कहते हैं समांगी विलयन और दूसरे को हम लोग कहते हैं विसमांगी विलयन। ये जो विसमांगी विलयन है इसको विसमांगी मिश्रण भी कहा जाता है। विलयन में समांगी विलयन और दूसरा विसमांगी विलयन। जो विसमांगी विलयन है उसको हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। अब जो शुद्ध पदार्थ है इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक है तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक, पदार्थ को हम इतने प्रकार से बांट करके पढ़ सकते हैं। ठीक, पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। जिसमें हम लोगों को डिटेल में कितने को पढ़ना है? ठोस पदार्थ को, द्रव पदार्थ को और गैस पदार्थ को। जबकि अगर इसकी रासायनिक संगठन की बात करी जाए या रासायनिक अवस्था की बात करी जाए, अवस्था मतलब रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन के आधार पर बात करी जाए तो ये दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, मतलब कि जो पूरी तरीके से शुद्ध हो, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और विलयन, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिल करके बना हो। और इसमें भी दो प्रकार होता है, एक समांगी विलयन जो पूर्ण रूप से प्रत्येक के गुणधर्म, प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान, उसको समांगी कहते हैं। और विसमांगी जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान ना हो वह क्या है? विसमांगी पदार्थ। शुद्ध पदार्थ ये रासायनिक रूप से एकदम से शुद्ध होते हैं, जिसमें एक हमारा तत्व आता है और दूसरा यौगिक। तत्व हम लोग किसे कहते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। और यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु एक विशेष रासायनिक संगठन में जब मिलते हैं तो वह यौगिक कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तभी पढ़ने का मजा मिलेगा, नोट्स नहीं रहेगी तो फिर मजा नहीं आएगा। अब हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। रासायनिक संगठन के आधार वाला अगली वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोग ठोस पदार्थ, द्रव और गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो ठोस पदार्थ है इसका आकार एवं आयतन ये दोनों निश्चित होता है भाई। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। आकार का मतलब उसकी संरचना क्या है वह भी निश्चित है, आयतन मतलब उसके द्वारा घेरा गया स्थान, ये दोनों निश्चित है। जिस पदार्थ में आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसको ठोस पदार्थ कहते हैं। और इसकी जो संरचना है, आकार और आयतन इसका निश्चित होने के पीछे कारण यह होता है कि इसमें जो अणु होते हैं वह बहुत पास पास में होते हैं। अब जब बहुत पास पास में है और इनके बीच में आकर्षण बल भी अधिक है, जब आकर्षण बल अधिक है तो ये खुद एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। जब बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, कोई इधर उधर जा नहीं पा रहा, इनके अंदर ऊर्जा है और ऊर्जा के कारण ये अपने स्थान पे क्या करते हैं? कंपन केवल कर सकते हैं। इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, क्योंकि इनमें जो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो जब आकर्षण बल अधिक है तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं पाते, इसलिए आकार निश्चित होता है। और जब आकार निश्चित है भाई तो घेरा गया स्थान निश्चित होगा। चाहे हम किसी पदार्थ को यहाँ पे रखें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे वहाँ रख दें, जब उसका आकार निश्चित है तो उसका आयतन अपने आप निश्चित हो जाएगा, अर्थात उसके द्वारा घेरा गया स्थान निश्चित हो जाएगा, चाहे उसको हम किसी भी स्थान पर रख दें। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं द्रव की। द्रव में आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है।
देखिए, आकार अनिश्चित होने के पीछे क्या कारण है? यहाँ पर हम द्रव के कणों की संरचना बना दे रहे हैं। देखिए, ये द्रव के कणों की संरचना हो गई। इसके अणुओं के मध्य देखिए स्थान अधिक है, अर्थात अंतराणु का स्थान अधिक है। जब अंतराणु का स्थान अधिक है तो यह इनके मध्य में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, जो दो कणों के मध्य, दो अणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य लगता है, यह आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। किसकी तुलना में कम होता है भाई? ठोस की तुलना में। ठोस तो बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है, लेकिन इसमें आकर्षण बल कम है, इसलिए क्या है, दूर दूर है। जब दूर दूर है तो इनके मध्य जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, वह भी बढ़ गया। ठोस की अपेक्षा इनमें आकर्षण बल कम तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं होता। ये अपने तल से बाहर नहीं जा सकते हैं, या अपने तल के अंदर ही होंगे। जैसे अगर हमने एक गिलास पानी ले लिया तो पानी के जो कण होंगे वह अपने तल के अंदर ही गोल गोल घूम रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, लेकिन इसको छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस इतना नहीं पाया जाता, कम पाया जाता, इसीलिए तो यह अपने तल के भीतर गति कर रहे होते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं पाया जाता कि ये अपने तल को छोड़ करके बाहर निकल जाए। आगे बात समझ में? तो भाई जब इसके कण एक जगह अस्थाई ही नहीं है तो आकार इसका कभी भी निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि आकार निश्चित होने के लिए कणों का अस्थाई होना आवश्यक है, और इसके कण एक जगह रुक ही नहीं रहे हैं तो फिर आकार तो निश्चित हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये घूम भले रहे हैं, लेकिन अपने तल को छोड़ करके बाहर नहीं जा रहे हैं। जब तल को छोड़ करके बाहर नहीं जा रहे हैं तो इसमें जितने कणों की संख्या है उतनी तो बनी रहेगी, और जब उतनी बनी रहेगी तो उसके द्वारा घेरा गया स्थान हमेशा जो है निश्चित रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके कणों की संख्या में कमी तो हो नहीं रही है कि घेरा गया स्थान कम होगा या ज्यादा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 100 कण है तो जितना स्थान घेरे हैं, इन 100 कणों को किसी भी बर्तन में रख दो, उतना ही स्थान घेरेंगे। ठीक? लेकिन जैसे बर्तन बदलेगा वैसे इनका आकार बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास पास नहीं है, ये कहाँ पे है, दूर दूर हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक? तो द्रव पदार्थ जो होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और हम गैस की बात करें तो भाई जो गैस है इसमें आकर्षण बल शून्य होता है। गैस में क्या है, आकर्षण बल शून्य होता है। कोई प्रेम नहीं भैया, कोई आकर्षण नहीं, तुम जाओ, तुमको जहां जाना है तुम वहां पे निकल लो। तो आकर्षण बल शून्य होने के कारण ये इनको जितनी जगह मिल जाए, जितना एरिया मिल जाए, उतने में गति करते हैं। तो जब आकर्षण बल शून्य होगा, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, तो ये बहुत दूर तक गति करते हुए चले जाते हैं। इनको जितना स्थान मिल जाए उतना सब घेर लेते हैं, इसलिए इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। आयतन इसलिए निश्चित नहीं होता है कि इनके मध्य का जो अंतर आणविक स्थान है ये भी निश्चित नहीं है। द्रव में तो है कि भैया चलो अच्छा इतनी दूरी है दो कणों के मध्य में, लेकिन गैस में कोई भी निश्चित नहीं है। जो गैस होता है इनमें आकर्षण बल शून्य है, आकर्षण बल शून्य है, इसलिए इनके बीच में अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो भाई गैस में जो नोट करने वाली चीज है, दिमाग में रखने वाली चीज है, वह आकर्षण बल क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि इनके कणों के मध्य में आकर्षण होता ही नहीं। अंतराणु का स्थान जब आकर्षण नहीं है तो अंतराणु का स्थान बहुत अधिक हो जाएगा। और गति करने की भाई टेंडेंसी, ये गति करने का गुण होता है कणों में, तो ये गति करेंगे। जब आकर्षण बल नहीं है तो गति बहुत दूर तक करेंगे। यानी जो गैस होती है उसको बंद पात्र में रखा जाता है।
अगर खुले पात्र में रखा जाएगा तो निकल जाएगी। तो जिस पात्र में इसको रखा जाता है उसी का आकार और उसी का आयतन यह ग्रहण कर लेती है। जैसे एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल हो, उसको आप 2 बार 3 बार दबाइए, थोड़ा सा उसमें से परफ्यूम निकलेगा, लेकिन अगर आपने कमरा बंद कर दिया तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। यानी कि एक छोटी सी बोतल में रहने वाला परफ्यूम पूरे के पूरे कमरे में फैल गया, क्योंकि वो गैस अवस्था में पाया जा रहा था। इस बोतल में उसको बंद करके रखा गया था और जैसे आपने इसको खोला वो पूरे कमरे में फैल गया। अगर कमरे में खिड़की खुली हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, तो वह कमरे के बाहर भी निकल जाएगा। उसको जितना स्थान मिल जाएगा गति करने का, वह उतने स्थान में चला जाएगा। तो इसीलिए गैस को बंद पात्र में रखा जाता है, बंद बर्तन में रखा जाता है। तो बंद बर्तन में, जिस भी बर्तन में गैस को रखते हैं, उसी का आकार और उसी का आयतन गैस ग्रहण कर लेती है। आगे बात समझ में। जो ठोस होता है उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जो द्रव होता है उसका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। इसको जिस बर्तन में रखा जाता है द्रव को, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक। और जो गैस होती है, ना तो इसका आकार निश्चित है, ना तो इसका आयतन निश्चित है। इसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार एवं उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक। तो ठोस और द्रव, ठोस द्रव गैस में, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप इसको कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। बाकी अगर बात समझ में आ रही है तो आप नोट्स बनाने का प्रयास करिए। आप थोड़ा सा बुक को पढ़िए। अगर नोट्स आप डायरेक्टली ऐसे बना ले रहे हैं तब तो बहुत बेहतर है, नहीं बना पा रहे हैं थोड़ा सा आप बुक पढ़ेंगे तो आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करिएगा, हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। बाकी हाँ, ये वीडियो जिन दोस्तों के पास आपके नहीं पहुंच रही है उन दोस्तों के पास पहुंचाने का प्रयास करिए। और अगर जो है वीडियो ग्रुप पे भेजने के बाद नहीं चल रही है तो हमें लगता है कि नंबर सेव कर लीजिए और उसके बाद वीडियो चलने लगेगी। ठीक है। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो हम क्वेश्चन भेजेंगे बहुविकल्पी वाले वो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको जो है परीक्षा में आसानी होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।